तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यदि आपका प्यार और सपोर्ट और ये उत्तर प्रदेश में राजस्व जो क्लास है पूरे यूट्यूब में आप कहीं भी छान के देख लेना, यूट्यूब क्या विदेशी यूट्यूबर में चला जाना, उत्तर प्रदेश के किसी भी कहीं कितने भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, इससे बेहतर क्लास मिल जाए तो मेरे को कहना कि यहाँ की उत्तर प्रदेश में राजस्व नाम से इससे बेहतर क्लास हो सकती है। मैंने अपना सब कुछ दिया है। यदि आपका थोड़ा भी प्यार और सपोर्ट मिल गया तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आज ही अपने क्या नाम परिवार को आप 5 के कर लोगे, आज ही देखना और ये क्लास अंतिम तक देखना कैसी होती है। उत्तर प्रदेश में राजस्व नामक टॉपिक आज ख़त्म कर रहे हैं और स्पेशल टॉपिक की कड़ी में आपका ये लगभग में इससे पहले एक और बचा है, बस टॉपिक ख़त्म। ये है टॉपिक उत्तर प्रदेश में राजस्व। इससे एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था और देखना कैसा पढ़ाया और क्या राजस्व है सरकारी। चलते हैं धीरे, थ्योरी पूरी पढ़ना, कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना 2 दिन, उसके बाद फिर कहना कि राजस्व में कुछ कमी रह गई और आपसे एक काम कहेंगे वो बीच में भी बताएंगे। पहले पढ़ लेते हैं सरकारी राजस्व। सरकारी राजस्व, राजस्व क्या होता है? राजस्व एक प्रकार की पैदावार, पैसा, रुपए की। राजस्व मतलब रेवेन्यू, कहाँ से आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। देखना कि हमें ये चीज़ बेचने पे इतना रुपए मिला, मतलब कि आप गेहूँ बेचने जाते हो तो आपको 100 रुपये क्या नाम 5 किलो गेहूँ बेचे, 4 किलो गेहूँ बेचे तो आपको 100 रुपये मिले थे। तो वो 100 रुपये क्या है आपके लिए? रेवेन्यू। आपके लिए क्या है? राजस्व है। तो वही चीज़ राजस्व होती है। उसी प्रकार सरकार का राजस्व होता है। सरकारी राजस्व क्या होता है कि राजस्व 2 प्रकार का होता है, बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सरकारी राजस्व देखते हैं। प्राइवेट राजस्व में कोई मतलब है नहीं। तो एक सरकार द्वारा करों और गैर कर स्रोतों से प्राप्त धन है। मतलब कि कोई आपने बिस्कुट लिया, ठीक है, इस पे क्या नाम 5 रुपये का बिस्कुट है, 5 रुपये का बिस्कुट है और कंपनी इसे 4 रुपये का बेच रही, 1 रुपये का इस पर कर लगा रही। जो 1 रुपये सरकार ले रही है कर लगा के, वो है सरकार का राजस्व, सरकार का रेवेन्यू। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा राजस्व क्या होता है। आप पूछते हैं राजस्व 2 प्रकार के होते हैं। राजस्व कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, सरकारी बिक्री राजस्व, बिक्री राजस्व और सेवा राजस्व। बिक्री राजस्व में क्या होता है कि बिक्री तब होती है जब मुद्रा के बदले माल के आदान प्रदान होता है। जैसे आपने रुपए दिया, आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, आपसे कहा कि हमें 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, तो आप उसे कितने 36 में ऐसा चल चीनी या 40 में जितने भी 80 मान लो, 80 रुपये उनको तो आपने दिए, 80 रुपये दिए कि नहीं दिए, तो इसमें राजस्व जनरेट हुआ। तो इसे क्या बोलते हैं? बिक्री राजस्व। बिक्री राजस्व मतलब बिक्री तब होती है जब मुद्रा के बदले माल का आदान प्रदान होता है। कपड़े बेचने वाली कंपनी क्या है? राजस्व। उस पर जो टैक्स लगता है वो सरकार लेती है, वहाँ तक हमें अभी जाना नहीं है। अब चलते हैं सेवा राजस्व में। सेवा राजस्व में क्या होता है? सेवा राजस्व तब होता है जब कोई कंपनी या सलाहकार किसी ग्राहक को पेशेवर सेवाएं प्रदान करता है। जैसे आप उस क्या नाम वकील के पास गए, वकील ने कहा कि हम तुम्हें राय जब देंगे हमें मतलब 500 रुपये दो, फिर हम तुम्हें इसके बारे में बताएंगे आपको क्या करना है। तो वो सेवा राजस्व हो गई, वकील के पास गए। या जहाँ पे मतलब सर्विस मिल रही हो आपको, तो उसे क्या कहते हैं? सेवा राजस्व। तहसीलदार, तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। तहसील का, इतना याद रखना, तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। ये देखना क्वेश्चन आया था, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में 1831 में हुई थी। यूपीपी 2024 में अभी एग्जाम हुआ। क्वेश्चन आया था नहीं आया था? जिसने पढ़ा होगा उसने पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, फिर दोबारा पूछा जा सकता है। क्या? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज 1831 में हुई थी। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कि प्लीज़, यदि आपको देखो क्लास आप लोग 6-6 हज़ार देख लेते हो, ठीक है, खुद सोचना कि एक कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। ज़रूर एक बार मतलब अपने दिमाग में लगाना, और ना भी मतलब मन हो सब्सक्राइब करना, तो आप लोग ये चीज़ देखना कि हम कितना करते हैं, कि हम क्या ऐसा क्या नाम राजस्व टॉपिक ऐसे हम तैयार कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बस इतना ही कर सकता हूँ बस। बाकी हम क्लास पे चलते हैं। यदि आपको अच्छी लगे जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, एक रिक्वेस्ट होती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कमाल तो आप पिछले यूपीपी में देख चुके हो, अगले यूपीपी में देख चुके हो। और एक चीज़ और बता दें कि ये राजस्व में इतना पढ़ा दूंगा कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। जितने भी टॉपिक पढ़ा, यदि यहाँ से नहीं आए, जो आप लोगों से नहीं हुआ क्वेश्चन, तो अब दुनिया की कोई ताकत और बच्चों से नहीं करा सकती। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राजस्व कहाँ से आएगा, कितना आएगा, क्या डिविडेशन होगा, क्या डिवाइडेशन होगा, कि कितना क्या, ये सब कुछ मतलब जितना भी उसमें है वो सब कुछ जिसके अनुसार क्या नाम यूपी में चलेगा कानून नियम, वो क्या है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब देखो राजस्व बजट। राजस्व बजट क्या होता है? सरकार का वह खाता जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है। चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, राजस्व बजट कहते हैं। मतलब कि जैसे कि आपके बजट में 1 साल के लिए आपने, बजट का मतलब 1 साल के लिए आपने 100 करोड़ दिए कि हम इतना रुपए खर्च करेंगे अपने प्रदेश पे, 100 करोड़, तो वो क्या हो गया? राजस्व
बजट हो गया। या एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए, या एक विशिष्ट मतलब एक वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष एक वर्ष के लिए होता है ना, तो बजट और बजट भी एक वर्ष के लिए पेश किया जाता है। इसीलिए एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए, विशिष्ट मतलब कोई भी हो सकता है, 23-24 हो सकता है, 22-23 हो सकता है, 25-26 हो सकता है, तो उसके लिए कहा गया है विशिष्ट वित्तीय वर्ष। या मतलब कि ये भी परिभाषा हो सकती है, या ये भी क्वेश्चन आया था यूपीपी 2024 में कि एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां मतलब कि जो हमें आय मिली है, इनकम, और राजस्व व्यय जो खर्च हुआ, खर्च कहाँ होगा कि कोई पुल बनाया जाएगा, या कोई डैम बनाया जाएगा, या सड़क बनाई जाएगी, कि जो भी क्या नाम निर्माण कराया जाएगा, हॉस्पिटल और क्या नाम कुछ भी बना, तो उसे राजस्व व्यय कहते हैं। इससे संबंधित होता है, उसे राजस्व बजट कहा जाता है। मतलब एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, उसे राजस्व बजट कहा जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय क्या होता है, उस चीज़ को देखिएगा कि राजस्व व्यय यह व्यय केंद्र अथवा राज्य सरकार की भौतिक तथा वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के लिए अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि यह केंद्र हो या राज्य सरकार हो, राजस्व व्यय क्या होता है? केंद्र हो अथवा राज्य सरकार हो, उसके भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे ब्याज का भुगतान, जैसे कि हमने कि कहीं से ब्याज लिया तो राजस्व व्यय हो रहा, कि जो हम ब्याज के रूप में उसको भुगतान करें। रक्षा सेवाएं मतलब कोई चीज़ खरीदी हमने, तो वो क्या हो गया, जैसे कि हमने कोई विदेशों से हम क्या खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदे और क्या नाम पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं मोदी जी, तो उससे पैसा खर्च होता है। उसके बाद अनुदान, कोई चीज़ हमने दान कर दी, या हमने वेतन और जो क्या नाम कर्मचारी या पेंशन मिलती है, वेतन पेंशन, वो सब क्या होता है कि राजस्व व्यय होता है। इसीलिए सरकार नौकरियां नहीं देना चाहती। सब का ना विधायक मंत्री खरीद ले सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे सकती सरकार। और जब जाना कोई, मैं एक बात और हमेशा याद रखो, मैं किसी विशेष पार्टी से संबंधित नहीं हूँ ना, पार्टी का हमेशा जिसकी भी उसकी सबके सच बताऊंगा। जाना जब वोट आज भी डाला होगा, आगे भी चरण में आप लोगों को वोट डालना होगा, तो सबसे पहले रोजगार देखना कि कौन सरकार रोजगार दे रही है, ठीक है, उसकी बटन दबाना, ठीक है, अपने दिमाग से कि कौन दे रहा है, जल्दी दे रहा है, इस चीज़ को सोचना कि पेपर लीक कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हर चीज़ माइंड में रखना। तो चलो, जिसको बुरा लगा उसके लिए सॉरी, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग वोट सब कुछ देख के देना। जिस स्कूल में आप वोट डालने जाना, उस स्कूल की स्थिति देखना कि कैसी है। तो राजस्व व्यय सरकारी घाटे का पैमाना नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो राजस्व व्यय होता है वो सरकारी घाटे का पैमाना नहीं है कि हाँ कि व्यय हो रहा है कि जिससे कि हमारी सरकार घाटे में जा रही है। नहीं, ये सरकारी घाटे का पैमाना नहीं है, इसको अच्छे से गांठ बांध लेना। राजस्व घाटा जब सरकार की कुल राजस्व आय में राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो। जैसे कि सरकार को क्या कह रहा है, जब सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां मतलब कि व्यय अधिक हो और कमाई कम हो और व्यय ज़्यादा हो। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, व्यय आपका ज़्यादा हो, खर्चा ज़्यादा हो। जैसे आपने 100 रुपये कमाए और आपका 120 रुपये खर्च हो गया, तो क्या है, ये राजस्व घाटा है। इसे ही बोलते हैं राजस्व घाटा। मुझे लगता है अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। कितने रुपए का घाटा हुआ आपको? 20 रुपये का घाटा हुआ। आपने 100 कमाए, 120 खर्च कर दिए, तो आपको घाटा 20 रुपये का। इसे बोलते हैं क्या, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा मतलब कुछ कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियाँ, मतलब व्यय अधिक हो प्राप्तियाँ कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। जब एक क्लास पूरी कर लेना तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट लिख देना, जो भी तुम्हें अच्छा लगा कि हाँ बेस्ट कंटेंट, जो कुछ भी लगना है। एक हमें अपनी सहानुभूति, एक हमें अपना प्यार दिखा के जाना, क्योंकि इसमें तुम्हें हम 4 दिन से इस कंटेंट को बना पा रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम क्लास डिले करें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार एक राजस्व प्रशासन का प्रभारी नियुक्त करेगी। मतलब कि हर जिले में एक कलेक्टर होगा। किसके? 2006 के अनुसार। कलेक्टर मतलब जो डीएम होता है, राजस्व प्रशासन का प्रभारी या क्या नाम हेड होता है जिले का, उसको का ये कलेक्टर की नियुक्ति करेगा। यूपीपी में ये भी क्वेश्चन आया था। अगला देखो क्या कह रहा है कि धृति होल्डिंग, ये भी क्वेश्चन आया था। हम याद रखना, धृति होल्डिंग क्या होती है, जिसे जोत बोलते हैं। इसे ही जोत बोलते हैं, जोत, समझ गए, जोत, हाँ इसे जोत बोलते हैं। होल्डिंग्स या मतलब धारण करता धरती। यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार ये एक अवधि या एक पट्टे, एक वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड, मतलब कि हमारे किसानों का भी सरकार के प्रति वचनबद्ध है। वचनबद्ध का मतलब कि हम खेती 100 एकड़ कर रहे हैं तो हम आपको उस पर क्या देंगे, राजस्व क्या नाम कर देंगे। टैक्स लगता है ना खेती पे, हाँ खेती पे नहीं, जो खेती में फसल होती है उस पर टैक्स लगता है, फसल पे। तो वही होता है वचनबद्ध पट्टे। तो इसको क्या बोलते हैं, धरती होल्डिंग बोलते हैं, जिसे जोत बोलते हैं। क्वेश्चन आया था किसमें, यूपीपी में।
अब बाग भूमि क्या होती है, ये भी जो कुछ भी है राजस्व संहिता 2006 के अनुसार ही है, कुछ भी इधर उधर का नहीं। मैंने राजस्व संहिता 103 पेज की 2 बार पढ़ी है, और आप लोग मन हो तो आप लोग भी पढ़िएगा और बताइएगा कि हमने समझ में कितना आया। कितनी हार्ड थी उस चीज़ को पढ़ना, उस चीज़ को फिर इतना छोटा कर देना आके। तो आप लोग मेहनत समझिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब फिर सब कुछ फ्री में आ जाता है। फ्री मतलब उसके पीछे किसी बंदे की निस्वार्थ मेहनत है। मेरा कोई काम नहीं इन चीज़ों का, लेकिन मैंने एक बीड़ा उठाई थी तो सबने कहा था कि यूपीपी का, जब हमारे मार्क्स यूपीपी में 250 आते थे तो कहते थे भैया कैसा क्या करते हो आते हो, और कुछ हमें भी पढ़ा दो। फिर मैंने मज़े मज़े में एक वीडियो डाला, तो फिर और डाल दिए 2-3 और अच्छे सबको लोग। फिर पेपर हुआ, पेपर में सारे क्वेश्चन फंस गए सारी क्लासेस से मेरे। तो उसके बाद आप लोगों ने प्यार सपोर्ट बना दिया कि हाँ भैया अब आप ही पढ़ाओ तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ज़रूर हमें डोनेशन करिएगा। सबको रुपए तुम 600-600 500-500 देते हो, आज हमें भी रुपए चाहिए इस क्लास के लिए। सब लोग डोनेट करना अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाग भूमि, किसी जोत के भीतर भूमि का कोई निर्दिष्ट क्षेत्र है, किसी जोत के, आपकी जोत मतलब होल्डिंग धरती, आपको क्या नाम, जो खेती है या कोई आपकी जोत है, उसके भीतर भूमि का कोई निर्दिष्ट क्षेत्र, मतलब कि आपके पास इतनी एकड़ भूमि है, मतलब कितनी भूमि है, आपने इस क्षेत्र को इतना डिसाइड करवा लिया कि हम इतने में बाग करेंगे। बाग मतलब बागवानी, बाग मतलब बड़े बड़े पेड़, जिस पर पेड़ लगाए जाते हैं, जिस पर पेड़ लगाए जाते हैं। इसकी अन्य भूमि मुख्य रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी। मतलब कि जैसे कि आपने ये बाग लगाया पेड़, ये लगाया पेड़, एक ये लगा पेड़, एक ये लगा पेड़, तो आप लोग इसमें ये नहीं कि ये वाली भूमि जो बीच में बचती है अन्य भूमि, इसको क्या नाम आप अन्य उपयोग के लिए यूज करो। तो बाग वो होता है बाग, असली बाग, जो बाग भूमि की वो क्या नाम संहिता, बहुत सॉरी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में जो इसकी परिभाषा दी गई है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पेड़ लगाते होंगे तो ज़मीन बचती होगी नहीं बचती? भाई बचती होगी। आप जिनको आप गाँव के छोरे होंगे तो एकदम मौज काट देंगे राजस्व समझने में। मुझे पता सबसे ज़्यादा इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी किस चीज़ की लगती है? इस चीज़ की लगती है, यदि किसी भूमि पर पपीता या केला लगा है तो वह बाग भूमि में नहीं आएगी। बाग भूमि में कौन से 2 पेड़ नहीं आएंगे? पपीता और केला, पपीता और केला, ये 2 पेड़ बाग भूमि में नहीं आते हैं, ये कृषि में आते हैं, खेती में आते हैं, इनकी खेती होती है, ठीक है। तो आप लोग इसे खूब अच्छे से याद करना। मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाग भूमि में कौन सी भूमि क्या पेड़ नहीं आते हैं। भू राजस्व के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? कृषि भूमि पर कर। भू राजस्व कहाँ से मिलता है? कृषि भूमि पर कर लगाने पे मिलता है, जल कर लगाने से मिलता है, गैर कृषि भूमि पर मूल्यांकन। ये पूछा गया यूपीएसआई में, वहाँ से लिखा है, मतलब इग्नोर मार देना, अरे चलो ये तो क्या है। पूछा जाएगा कौन कौन से पे क्या नाम राजस्व कर प्राप्त होता है किन किन चीज़ों से। अब देखते हैं क्या कि संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन 1803, इसको याद रखना कि संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन 1803 में बना था। कब बना था? 1803 में बना था। क्या पारित हुआ था? ये तो मतलब नीचे आप लोग देख ही चुके होंगे। अब इसे देखिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसे बोलते हैं क्या? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, जो यूपीएससी भर्ती कराती है, यूपीएससी से आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा जिसे बोलते हैं, करती है। कौन करता है? के सदस्य, जो सीबीटी के सदस्य होते हैं, उनकी अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भारतीय राजस्व सेवा से होती है। और जिसके क्या नाम, जो भारत की 24 मुख्य सेवाओं से जो यूपीएससी होती है, जो जैसे कि यूपीएससी होती है, हम लोग आईएएस और पीसीएससी जानते हैं, इसमें टोटल 24 क्या नाम पोस्ट होती हैं। तो उनमें से एक पोस्ट ये भी होती है आईआरएस। देखो, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरएस, आईईएस और क्या नाम आईएफएस, ये सब मतलब कि बहुत 24 टोटल पोस्ट होती हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई करो तो आपको क्या नाम प्रेफरेंस बढ़ाई जाती है इस चीज़ की। तो आप इसको क्या याद रखो कि भारतीय राजस्व सेवा से इनकी नियुक्ति होती है। सीबीडीटी अपना अधिकार राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से प्राप्त करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कहाँ से अपना अधिकार प्राप्त करता है? कि राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से प्राप्त करता है। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लेके आया हूँ कि त्योहारों के सीजन पर चीनी के घरेलू मांग, चीनी की, शुगर चीनी, मीठी चीनी, वही चीनी, और कौन सी चीनी? चाय वाली चीनी, चीनी कोई बात नहीं, मजे ले लेते हैं। त्योहारों के सीजन पर चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने हेतु सरकार शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किसके तहत देती है? सामान्य लाइसेंस, ओजीएल, ठीक है, जिसे बोलते हैं सामान्य लाइसेंस, या निर्यात आयात लाइसेंस के तहत अनुमति देती है कि इस पे क्या नाम निर्यात शुल्क है वो शून्य लगेगा। किसके तहत? सामान्य लाइसेंस या निर्यात आयात लाइसेंस के तहत छूट देती है। अब याद करना न करना आपका काम, मेरा काम पढ़ाना था।
वित्त मंत्रालय के अधीन आयकर जांच महानिदेशालय एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी कौन वित्त मंत्रालय के अधीन आयकर जांच महानिदेशालय एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अवंचन तथा कालाधन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। किसका मुख्यालय? कि आयकर जांच महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इतना याद रखो कि आयकर जांच महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक संस्था है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जैसे IB, रॉ, ये सब जो संस्थाएं ये होती हैं। और ये क्या करती है? संस्था सिर्फ जो धोखाधड़ी, अवंचन तथा कालाधन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानून के उल्लंघन की जांच करती है। जैसे कि कोई आपका कालाधन से वैध बना दिया, तो ये वैध है या नहीं है, तो उसके जो जांच कौन करेगी? क्या नाम, वित्त मंत्रालय के अधीन जो संस्था कार्य करती है इसे महानिदेशालय बोलते हैं। आयकर जांच महानिदेशालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब देखिएगा, पूरी क्लास ले लेना तो आपको मज़ा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 8वां बजट 6,96,632 करोड़ रुपए का है। जो हमारा बजट है 6,96,000, लगभग में 7 लाख करोड़ का हमारा बजट है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजस्व पूछा गया, इसलिए उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में ही पढ़ा रहे, वरना राजस्व कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। खाद्य एवं रसद विभाग मंत्री सतीश चंद्र शर्मा हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में स्थापित किया गया, जिसमें 16 अध्याय, 234 धाराएं व 4 अनुसूचियां हैं। इतना याद करने की जरूरत है। किसी जिले का भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य जिला अधिकारी होता है। मुख्य अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है भू राजस्व प्रशासन का। एक क्वेश्चन, सभी बंजर भूमि, देखना जितनी भी राज्य में बंजर भूमि होती है, सभी बंजर भूमि, खाली भूमि मतलब कि खाली पड़ी, इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, खाली भूमि जिसका मतलब खेती में यूज नहीं हो रहा है या कोई भी काम में नहीं यूज हो रहा है, उसे बोलते हैं खाली भूमि। खाली भूमि का सार्वजनिक भूस्वामी सरकार होती है। जो प्रेजेंट में सरकार होती है वो सरकार होती है किसकी? बंजर भूमि या खाली भूमि का सार्वजनिक मालिक। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में है। पट्टेदारी या पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित करने का संवैधानिक अधिकार केवल राज्य सरकार के पास। इसे अच्छे से याद करना। पट्टेदारी, जो पट्टे नहीं मिलते हैं, और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार केवल राज्य सरकार का है। सरकार उस पर कानून बना सकती है, उसे तोड़ सकती है। किस पे? पट्टेदारी भू राजस्व के संबंध में। किस पे? खेती पे कितना कर लगना चाहिए। भू हदबंदी का मतलब क्या होता है? कि उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी भूमि नहीं रख सकता है। जैसे कि भू हदबंदी कर दी गई उत्तर प्रदेश में और कह दिया गया कि 100 बीघा से कोई भी ज़्यादा भूमि नहीं रखेगा। ज़्यादा की बात है, 100 मतलब 10 बीघा से ज़्यादा भूमि कोई नहीं रख सकता। इसे क्या बोलते हैं? भू हदबंदी बोलते हैं। उसकी मतलब मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर दिया है कि इससे ज़्यादा आप भूमि नहीं रख सकते। उसे क्या बोलते हैं? भू हदबंदी। भू मतलब कि ज़मीन, हद मतलब कि हाँ इस हद तक रहो, अपनी हद में रहो। हद मतलब एक सीमा, बंदी मतलब बंद कर दी, इस सीमा से बाहर नहीं जा सकती। इसे क्या बोलते हैं? भू हदबंदी। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1901 में स्थापित हुआ था। ठीक है। तब क्या है कि भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि से प्राप्त उत्पादों पर लगाया जाता है। जैसे भूमि राजस्व होता है वो मुख्य रूप से भूमि से प्राप्त उत्पादों पर लगाया जाता है। अर्थात भूमि से जो क्या नाम फसल मिलती है, जो खेती हम करते हैं ज़मीन पे, उस पर कर लगाया, ना कि भूमि पर कर लगाया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं यह भूमि कर है, यह भूमि कर लगने वाला कर है, यह भूमि पर लगने वाला कर है। भूमि पर मतलब इसे कह देते हैं, लेकिन असलियत का सच्चाई आपको पता है कि ये फसल पे लगता है, ना कि भूमि पे लगता है कर। अब देख लो जिला प्रशासन की वरीयता क्रम। सबसे बड़ा एक जिले में क्या होता है? राजस्व के अनुसार राजस्व क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला का मुखिया होता है जिलाधिकारी, उप संभाग का उप जिलाधिकारी, तहसील का तहसीलदार या नायब तहसीलदार, राजस्व वृत्त का कानूनगो और हल्का का लेखपाल और गाँव का अमीन होता है। गाँव का जो मुखिया होता है वो अमीन होता है। अब देखो सबसे छोटा न्यायिक पद नायब तहसीलदार है। सबसे छोटा न्यायिक पद नायब तहसीलदार है होता है। आबादी, इसको क्या नाम, अलग पॉइंट है। आबादी या ग्रामीण आबादी क्या होती है? जो ये सब क्वेश्चन राजस्व संहिता 2006 से लिए गए हैं। आबादी या ग्रामीण आबादी क्या होता है? ऐसा किसी गांव का क्षेत्र जिसका उपयोग बस इस संहिता के प्रारंभ की तिथि को उसके निवासियों द्वारा आवास के लिए किया गया हो। मतलब कि जब 2012 में संहिता, मतलब बन तो 2006 में, लेकिन जब 2006 में लागू हुई थी तो संहिता में कहा गया था कि संहिता की बनने की तिथि तक जिस गाँव क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, निवासियों की संख्या होती है, उसे ग्रामीण आबादी कहते हैं। और जो गांव की परिभाषा क्या दी गई थी? गांव की परिभाषा ये दी गई थी कि भूलेख अधिनियम, भूलेख क्या नाम जो है हमारा, और क्या नाम जो
जिलाधिकारी वेरीफाई करता है, उसके रजिस्टर में उसके जो गांव क्या नाम लिखित होता है, गांव की मतलब सीमा या सब कुछ निर्धारण होता है, गांव यहाँ पे है तो उसे ही गांव माना जाएगा और किसी को गांव नहीं माना जाएगा। अब क्या टोंगिया रोपबानी क्या होती है? टोंगिया रोपबानी का तात्पर्य ऐसी वनरोपण प्रणाली से जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कर फसल उगाए जाने के साथ साथ किया जाता है। अब टोंगिया रोपबानी का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपने गेहूँ की फसल की यहाँ पे, और साथ में छोटे छोटे पेड़ लगा दिए, किसके? आम के। छोटे छोटे पेड़ लगा दिए आम के, तो इसमें क्या होगा कि आप पहली फसल या दूसरी फसल तो कर लोगे, लेकिन जब ये पेड़ बड़े बड़े हो जाएंगे तब आप इसमें फसल नहीं कर पाओगे, वो खेती नहीं कर पाओगे। तो इसे ही बोलते हैं क्या? टोंगिया रोपबनी का तात्पर्य ऐसे वनरोपण प्रणाली से जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल उगाए के साथ साथ होता है। वृक्षारोपण मतलब बड़े बड़े वृक्ष लगा दिए जाते हैं और उसके साथ कृषि भी की जाती है। जब क्या नाम वृक्ष बड़े हो जाते हैं फिर वो कृषि मतलब नहीं हो पाती है, समझ गए? जब तक छोटी तब तक होती रहती है। अब देखो कि राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो मंडलों में विभक्त होंगे और जिसमें 2 या 2 से अधिक जिला होंगे। एक मंडल में 2 या 2 से अधिक जिले होंगे, उसे मंडल बोला जाएगा। 2 या 2 से अधिक याद रखना। एक प्रत्येक ज़िले में 2 या 2 से अधिक तहसील होंगी और क्या होंगी, ठीक है? इस चीज़ को इतना याद रखो कि 2 या 2 से अधिक याद रखना क्या, कि मंडल तभी कहलाएगा जब 2 जिले होंगे या उससे अधिक, या तहसील जब कहलाएगी जब वो जिला तब कहलाएगा जब उसमें 2 या 2 से अधिक तहसील होंगी। नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जाता है। जैसे कि गाँव के नक्शे में या खेती में कहीं भी क्या नाम परिवर्तन करना है तो उसमें क्या नाम क्या करोगे? कलेक्टर को आदेश पारित करेगा, तभी क्या नाम माना जाएगा हाँ ये चीज़ सही है। पता किसान बही भी दी गई थी क्या नाम उसमें राजस्व संहिता में, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। क्या है? किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के, धृत मतलब धारित मतलब होल्डिंग, यही तो पूछी गई थी यूपी वाले पेपर में। धृत क्या होता है, होल्डिंग क्या होती है, मतलब जोत। किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के संबंध में समेकित जोत वही होगी अथवा कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक किसान को किसान बही देगा। मतलब कि किसान बही होगी तो उसमें क्या होगा कि बताए कौन देगा, पहले ये जानो किसान बही कौन देगा? कलेक्टर देगा, इस चीज़ को रट लो। उसके बाद किसान बही में क्या होगा? किसान बही में बैंक पासबुक की तरह किसान बही में किसान के बारे में क्या क्या दिया होगा, किसान का नाम दिया होगा, ज़मीन वितरण दिया गया होगा, उसकी फ़ोटो एक लगी होगी, ठीक है? ये सब चीज़ें किसान बही में होती हैं और ये यूपी में यह योजना 1992 से लागू हुई थी किसान बही में, ठीक है? यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में बना था, पंचायती राज अधिनियम 1947। यदि कोई भूमिधर लगातार 3 वर्ष तक भू राजस्व का भुगतान ना करे और उस भूमि का कृषि के लिए प्रयोग ना करे तो वह धृत भूमि का कब्जा ले सकता है। कौन ले सकता है? राज्य सरकार या कलेक्टर ले सकता है। बस इतने में इतना याद करने का है 3 वर्ष तक, ठीक है? अब आप लोगों को एक काम हम दे रहे हैं, इसको ज़रूर बताना कि उत्तर प्रदेश में कि वर्तमान में यूपी में राजस्व न्यायालय कितने 1688 या 2300 प्लस हैं, जो हमें ज़रूर बताना कि राजस्व न्यायालय उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं। राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी उपायुक्त होता है। राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी उपायुक्त होता है। मतलब कि जनरल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना ये भी तो करा चुके। 16 चैप्टर 234 भाग 4 अनुसूचियाँ पहले हम करा चुके। भू राजस्व अधिनियम 1901 करा चुके, डबल लिख गया कोई बात नहीं। टोंगिया रोपबानी ये भी हम करा चुके। देखो हमारा राज्य राजस्व के अनुसार डिविडेशन है हमारा राज्य, और राज्य हमारा राजस्व क्षेत्र में बटा है जो मंडलों में विभक्त है। मतलब राजस्व क्षेत्र जिसे 18 मंडल कहते हैं, और जो 18 मंडल 75 जिलों में डिवाइड है। और तहसील जो है ये क्या नाम, और जिले जो हैं वो तहसील में डिवाइड है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक एक ज़िले में 2 या 2 से अधिक तहसील हो सकती हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश में कितनी टोटल तहसीलें? 351। सबसे ज़्यादा तहसील मतलब ज़िले में प्रयागराज में है। परगने कितने हैं? परगने जो है क्या नाम तहसील डिवाइड है परगने में। परगने कितने? 1822 ब्लॉक हैं, 1822 ब्लॉक हैं। और क्या नाम महोबा ब्लॉक सबसे बड़ा है। महेबा ब्लॉक कहाँ का है इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया कोई नहीं। लेकिन गाँव हमारे इसमें उत्तर में 57,607 गाँव हैं हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। और क्या नाम नहीं तो गूगल करके हमें बताना। अब देख लो कि राजस्व विभाग के 5 भाग होते हैं। राजस्व विभाग के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। कौन कौन से? नंबर एक है क्या कि राजस्व परिषद, जिसकी 1831 में स्थापना प्रयागराज इलाहाबाद में थी। इसके हेड को अध्यक्ष बोलते हैं। राजस्व विभाग का दूसरा पार्ट क्या है? राजस्व राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। इसको क्या नाम अच्छे से देख लो थोड़ा, मतलब कि वैसे लिखा है, क्या लिखा है इसमें, इस चीज़ पढ़ लो। राजस्व
सचिव राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है, राजस्व सचिव। तो अरे सॉरी यार, यहाँ पे जो है, हाँ इसको हटा दो। यहाँ पे कितना है कि राजस्व राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पार्ट 2 है किसका, राजस्व विभाग का। इसके हेड को क्या नाम, राहत आयुक्त बोलते हैं। और फिर तीसरी शाखा जो है क्या नाम, सचिव शाखा जो भूमि अध्यापित विभाग, सचिव शाखा भूमि अध्यापित विभाग, इसके हेड को निदेशक बोलते हैं। चकबंदी विभाग के हेड को चकबंदी आयुक्त बोलते हैं। जिला गजेटियर 5वां भाग होता है। बस इनको कौन कौन सा याद करना है कि राजस्व परिषद 1831 वाला याद करना, बाकी कुछ नहीं। अब देखो ये राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद 2 भागों में विभाजित है। एक मतलब एक प्रशासनिक सदस्य, एक न्यायिक सदस्य। प्रशासनिक सदस्य में 2 सदस्य होते हैं और न्यायिक सदस्य मतलब कि सदस्य में 7 सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय कौन, क्या नाम, न्यायिक सदस्य वाला क्या नाम, सबसे बड़ा राज्य स्तर पर सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय कौन, सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय, राजस्व परिषद। क्या, राजस्व परिषद राज्य स्तर पर सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय कौन है, राजस्व परिषद। यहाँ पे लिख लेना राजस्व परिषद, खूब लिख लेना, फिर बाद में मत कहना जब क्वेश्चन आए। राजस्व परिषद राज्य स्तर पर सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय क्या है, राजस्व परिषद है। यह 14 अनुभागों में विभक्त है। जो राजस्व परिषद है वो 14 भागों में कार्य करती है। राजस्व परिषद में सबसे बड़ा कौन होता है, मंडल आयुक्त होता है, फिर अपर मंडल आयुक्त होता है, फिर जिलाधिकारी होता है, फिर अपर जिलाधिकारी होता है, फिर उप जिलाधिकारी होता है, फिर तहसीलदार होता है, फिर नायब तहसीलदार होता है, फिर राजस्व निरीक्षक होता है, फिर राजस्व लेखपाल होता है। टोटल पोस्ट कितनी होती है, काउंट कर लेना, काउंट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल क्या होती है, 9 पोस्ट होती हैं। अब देखो राजस्व संहिता 2006 में कृषि के अंतर्गत, खाली कृषि के अंदर खेती नहीं दी गई, कृषि के अंतर राजस्व संहिता 2006 में मत्स्य पालन भी दिया गया, पशुपालन भी दिया गया, कुक्कुट पालन भी दिया गया, मधुमक्खी पालन भी दिया गया, फूलों की खेती भी शामिल राजस्व संहिता 2006 में कृषि के अंतर्गत। मैंने सब कुछ लिख लिया है, अब भी क्वेश्चन बाहर जाए तो आपकी किस्मत भगवान भरोसे। यूपी राजस्व संहिता में परिवार की परिभाषा दी गई है। परिवार में कौन शामिल नहीं होगा, परिवार में जो क्या नाम विवाहित पुत्री होगी वो परिवार का भाग नहीं मानी जाएगी। और फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक राजस्व संहिता 2006 में दिया गया है। यूपी राजस्व संहिता के सीमा चिन्ह का निर्धारण, मरम्मत, पुनः स्थापना करने तथा प्रतिस्थापन करने का आदेश एसडीएम द्वारा दिया जाता है। किसी सीमा का परिवर्तन करना है, जैसे गांव है इसकी सीमा, हर चीज़ डिसाइड होती है, बस हमको पता नहीं होता कि हमारा गांव यहाँ तक सीमित है। यदि इस गांव की सीमा परिवर्तन करना है, जैसे इस गांव को यहाँ तक लेना है, तो इस चीज़ को चेंज कौन करेगा, एसडीएम करेगा। कौन करेगा, एसडीएम करेगा, एसडीएम करेगा। राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की नियुक्ति जिलाधिकारी करता है। राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की नियुक्ति जिलाधिकारी करता है। यूपी राजस्व संहिता में आपको भू राजस्व में छूट मिलेगी यदि आपके पास भूमि का कुल क्षेत्रफल, यदि आपके पास कुल भूमि इतनी है 1.26 हेक्टेयर या 3.125 एकड़ है, तो आपको क्या नाम, उसमें भू राजस्व कर में छूट मिल जाएगी। मतलब आपको कर नहीं देना पड़ेगा। कितनी, इसको याद रखना, 1.26 हेक्टेयर या 3.125 एकड़ भूमि है तो आपको क्या नाम नहीं देना पड़ेगा, क्या, भू राजस्व कर नहीं देना पड़ेगा। अब देखो क्या है, यूपी राजस्व संहिता में यदि कोई एसडीएम या तहसीलदार के आदेश का उल्लंघन करता है, जैसे कि क्या नाम, एसडीएम या तहसीलदार ने उल्लंघन मतलब कि आदेश दिया है कि ये जो पार्किंग, इतनी ज़मीन है पार्किंग की है, और वहाँ पे फिर भी क्या नाम आप लोग खेती या कुछ भी काम उल्टे सीधे करने लगते हो जाके, तो उसमें क्या होगा कि यदि उल्लंघन करते तो उसे 500 न्यूनतम या अधिकतम 5,000 का जुर्माना लगा सकता है। कौन, एसडीएम या तहसीलदार। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान गौतम बुद्ध नगर जिले का है। प्रदेश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका, गौतम बुद्ध नगर जिले का है। तो आपका क्या नाम है ख़त्म हो गया। और कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी हुई हो तो जल्दी 5 के करवाइएगा, फिर आपकी मैथ हम शुरू कर दें, क्योंकि अब आपके पास जनसंख्या है। यदि आप लोग चाहते हो जनसंख्या हम पढ़ाएँ, और जो लास्ट तक देखा होगा वही कमेंट करेगा कि फिर से लिखेगा कि हमारे यहाँ क्लास पसंद आई, और एक अच्छा कमेंट देके जाएगा। और जनसंख्या टॉपिक कराना, कब कराना वो बता दो कि हाँ देखो 2-3 दिन तो हमें लग ही जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ भी कराएं तो क्वेश्चन उससे बाहर ना जाए। मेरा एक ही मकसद रहता है। और आज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप उनको जरूर करोगे जो मिलियंस में हैं और जो सिलेबस से बिल्कुल हटके चल रहे हैं। एक सही रास्ता दिखाने वाला कभी आपको अच्छा लगा ही नहीं आज तक, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे पढ़ते रहिएगा। और आज हमने आपका उत्तर प्रदेश में राजस्व नामक टॉपिक भी ख़त्म कर दिया है, और अब मौज काटिएगा। यह टॉपिक आपका बहुत बहुत अच्छा है,
और देखना कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी और ये आप लोगों को एक हम काम दे के जा रहे हैं। आप देखना कि 2 से 3 हज़ार के बीच में बच्चे देखोगे इस वीडियो को, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यूपी में राजस्व नामिक टॉपिक का गूगल खूब करिएगा, खूब गूगल करिएगा। और फिर आप हर एक बच्चा एक एक पॉइंट, एक एक मतलब पॉइंट, एक एक कंटेंट पॉइंट के रूप में एक जरूर हमें लिख के देगा कि भैया ये क्या नाम ये चीज़ छूटी है, ज़रूर बताना, क्योंकि इससे आप लोगों को मज़ा आएगा और फिर क्या नाम क्वेश्चन भी यहीं से फंस जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक कंटेंट के रूप में एक एक मतलब कि कोई भी लाइन बता दीजिए कि हाँ राजस्व में ये चीज़ है, राजस्व में वो चीज़ें गूगल करिएगा। लगभग में हमने सब कुछ करा दिया 99%। 1% में आप लोग हो वो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हमारे चैट ग्रुप में आइएगा, हमारा चैट ग्रुप भी है, वहाँ पे डाउट भी सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।